Welcome students. My name is Ashutosh and we are looking at the second part of sharing strategies of how you can prepare for your HSC board exam biology paper. In the first part, I shared about paper writing strategies that you can use on the day of your exam. In this particular video, I'm going to share with you certain year-long subject preparation tips. Things that you can use year-long to prepare for your subject, the biology paper. Now, in that, the first section is subject overview. Remember that biology is not just about memorizing facts. It is also about understanding concepts that relate to real life. Now, as I said in the first video, कि आपको हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करना है, जैसे कि जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी. हाँ, लेकिन जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्मॉलर चैप्टर्स पे ध्यान ही नहीं देना है. रिमेंबर दैट स्मॉलर चैप्टर्स भी आपको पढ़ने हैं बिकॉज दे कैन एक्चुअली फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स दैट कैन मेक अ डिफरेंस. नेक्स्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि आप साल भर के लिए एक स्टडी रूटीन किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी. तो सबसे पहले क्रिएट अ बैलेंस्ड रूटीन विच हैज डेली, वीकली एंड मंथली गोल्स. उसके बाद आपको याद रखना है कि दिन भर में एटलीस्ट 2-3 घंटे आपको बायोलॉजी के लिए डिवोट करने हैं. इसमें आप थियरी रिवाइज कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ आप टाइम रखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी वक्त रखना जरूरी है. इसके बाद द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट एक चीज जो हम करते बिल्कुल नहीं है कि हम थियरी तो रिवाइज कर देते हैं, बट वी नेवर हैव एनी डेडिकेटेड टाइम टू रिवाइज डायग्राम्स. See to it that you have some dedicated time to revise diagrams and to practice answer writing. अब बढ़ते हैं मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन जो है इफेक्टिव स्टडी टूल्स. यहां मैं बताऊंगा आपको ऐसे कुछ स्टडी टूल्स जिससे आपके स्टडी सेशंस इफेक्टिव हो सकते हैं. सबसे पहले इसमें आता है एक्टिव रिकॉल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्टिव रिकॉल होता क्या है. तो कई बार हमारी एक आदत होती है कि हम एक टॉपिक पढ़ तो लेते हैं और कुछ दिनों बाद जब हम रिवाइज करते हैं तो हम वापस उस टेक्स्ट बुक को खोलते हैं और पढ़ना चालू करते हैं, जिसको हम री रीडिंग कहेंगे. पर री रीडिंग से कभी कभी एक स्यूडो कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे वो टॉपिक याद है. मैं जब री रीड करता हूं, मैं जब किताब से कोई टॉपिक वापस पढ़ता हूं, तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम के वक्त मुझे वो टॉपिक याद आए. इससे बेहतर हैबिट ये हो सकती है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़े हो और अभी नौबत है कि उसको वापस रिवाइज करना है, तो rather than reading it again from the book, you close the book and you try to recall कि मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था. जब आप रिकॉल करते हो तो कुछ चीजें आपको याद आती है एंड देन यू कैन ओपन द बुक एंड सी कि कौन सी चीजें मुझे याद आई और कौन सी चीजें मुझे सच में याद नहीं आई. इससे आपको पता चलेगा किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है ताकि आप एक्चुअली सारी चीजें एग्जाम के वक्त रिकॉल कर सको. इस हैबिट को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल. तो व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग, डू नॉट क्विकली जंप टू स्टार्ट री रीडिंग द टॉपिक, लेकिन री रीडिंग के पहले किताब को बंद ही रखिए, रिकॉल कीजिए और फिर किताब को खोल के देखिए कि कितना रिकॉल हुआ और कितना नहीं हुआ. ओके, द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट tip that I want to tell you is about spaced repetition. तो let me also explain this to you. तो हम जब कोई टॉपिक सीखते हैं क्लासरूम में, शायद आपने एक लेक्चर अटेंड किया है और उसके बाद आप कैंटीन चले गए, आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट मूवी कौन सी आ रही है, एंड उस वक्त भी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मूवी दैट इज कमिंग, आपका ब्रेन क्या कर रहा होता है? आपका ब्रेन जो लेक्चर में तुम लोग सीखे हो उसको वापस रिवाइज कर रहा होता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है. और जितना हम ब्रेन को ये चांस देंगे उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, उतना आपका उस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है. रिमेंबर, ये चीजें आपके कॉन्शियसनेस में नहीं हो रही है, सबकॉन्शियसली हो रही है. आपको पता भी नहीं है कि आपका उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जा रहा है. आप जब लेक्चर के बाद कहीं फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो तभी आपका ब्रेन वो काम कर रहा है. आप रात को जब सो रहे हो तभी आपका ब्रेन वो काम कर रहा है. जितना आप ब्रेन को वो चांस देंगे उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़ेगी उतना आप एग्जाम में अच्छे से रिकॉल कर पाओगे और अच्छे से लिख पाओगे. अब कुछ बच्चों की आदत ये होती है कि वो डिसाइड करते हैं कि हफ्ते में एक ही दिन पढ़ूंगा बिकॉज उनको ज्यादा वक्त चाहिए फन के लिए, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए. सो मे बी थ्रू आउट द वीक वो पढ़ाई नहीं करते, बस लास्ट एक दिन पढ़ाई करते हैं. कुछ बच्चों की आदत ये भी होती है कि वो साल भर पढ़ाई नहीं करते, बोलते कि लास्ट के 1 महीने में मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं पढ़ पाऊंगा और मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा.
और वो कर भी लेते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस तरह से मैंने आपको कहा, जब आप कोई टॉपिक एक ही दिन में पढ़ना चाहते हैं, पूरे 12 घंटे लगा के उसको पढ़ भी रहे हैं, उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, ताकि आप मगअप कर रहे हैं, ताकि आपको याद रहे एग्जाम के पहले, और आपको काफी स्मार्ट फील हो रहा है कि यार मैंने साल भर तो मजे कर लिए, अभी 1 महीने में मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन हो क्या रहा है, उन 12 घंटों में जब आप एक ही टॉपिक पढ़ भी रहे हो, उसी में रिवाइज कर रहे हो, तो आप ब्रेन को वो चांस ही नहीं दे रहे हो, उसको वक्त ही नहीं मिल रहा है क्या वो जो भी सीखे हो उसको वो प्रोसेस कर सके। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। आप एक चीज पढ़ते हो, तुरंत दूसरी चीज पढ़ते हो, वापस उसी को रिवाइज कर रहे हो, ब्रेन को बिल्कुल चांस नहीं मिलता कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। आपका अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं बढ़ता जितना कि बाकी लोगों का होता है। एंड देन एग्जाम के दिन आपको ठीक से चीजें याद नहीं आती, या फिर याद भी आती है तो आप इस चीज को ठीक से लिख नहीं पाते। सो एक अच्छी आदत ये होती है, जिसको मैं यहाँ कह रहा हूँ स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन मतलब एक टॉपिक पढ़िए, फिर बाद में कोई दूसरा टॉपिक पढ़िए। एक दिन उस टॉपिक को रिवाइज मत कीजिए, बिकॉज जब आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, उस एक दिन में ब्रेन क्या करता है, जो पहले पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है। और जब आप एक दिन बाद वापस उस टॉपिक पे आते हैं, आपके ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया है, तो आप अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, यहाँ ऐसे लिखा है कि रिवाइज द टॉपिक एट इंक्रीजिंग इंटरवल्स, मतलब वो जो इंटरवल है वो आपको बढ़ाते जाना है। मैंने एक टॉपिक पढ़ा, एक दिन का गैप लिया, मैंने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया, ब्रेन को अलाउ किया उस टॉपिक को प्रोसेस करने, फिर बाद में वापस जब रिवाइज करने की नौबत आएगी, मैं 1 हफ्ते बाद करूंगा, मैं वो इंटरवल को बढ़ाते जाता हूं। ऐसे करके यू सी टू इट दैट आपका अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स के बारे में बहुत साउंड होगा। और फाइनली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दैट व्हेनेवर दैट यू आर राइटिंग योर आंसर्स, you see to that you use subject specific stationery like colored pens and highlighters to organize your notes and underline keywords। तो आप नोट्स बना रहे हो तो आपके नोट्स को इतना स्ट्रक्चर्ड कीजिए। This would actually help you with your studies। And then there are these topics such as genetics, जिसमें concepts को visualize करना important होता है। तो इन टॉपिक्स के लिए आप माइंड मैप्स या चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप उन कंसेप्ट्स को विजुअलाइज कर पाए। इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो है कंसिस्टेंसी एंड रिव्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्लीज गौर से सुनिए। तो सबसे पहले यू हैव टू रेगुलरली रिव्यू व्हाट यू आर स्टडीइंग। जो भी आप पढ़ रहे हो, सी टू इट कि आप कॉन्स्टेंटली उसको रिव्यू कर रहे हैं। दूसरी बात, कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो, आपको हमेशा 1 हफ्ते में तो एटलीस्ट उसको रिवाइज करना है। आप जितना उसको रिवाइज करेंगे, उतनी आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी उस टॉपिक को लेके। उसके बाद आपने कोई नोट्स बनाए हो, तो सी टू इट के आप अलग से समरी नोट्स भी बना लो, बिकॉज आप जो समरी नोट्स बनाते हैं वो क्विक रिवीजन में काफी काम आते हैं, खास करके जब एग्जाम काफी पास आई हो। एंड देन फाइनली, जैसे मैंने कहा कि आप जब मॉक पेपर्स लिखते हो, प्रैक्टिस पेपर्स लिखते हो, तो आपको पता चलता है, बहुत जल्दी पता चलता है कि आपकी वीक एरियाज कौन से है। तो आप उन वीक एरियाज को ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिवाइज कीजिए, ताकि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैम। नाउ वी कम टू द फाइनल सेक्शन ऑफ अ वीडियो, final but equally important section, and that is self tracking and improvement। आपको हमेशा खुद के प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सो जैसे मैंने कहा कि आप मॉक पेपर्स लिख सकते हो। जब आप मॉक पेपर्स लिखते हो तो आपको अपनी गलतियां पता चलती है। आप मॉक पेपर लिखते लिखते कुछ गलतियां होती है, आप उन गलतियों को एनालाइज कर सकते हैं। आप जब उन गलतियों को एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है आपके वीक एरियाज कौन से हैं, उन पे ज्यादा काम कर सकते हैं, उन पे ज्यादा एफर्ट्स डाल सकते हैं। तो what you have to remember is that you have to track your progress to identify areas for improvement। ये constantly आपको करते रहना है। And then सबसे important चीज, इस पूरे जर्नी में आप अकेले नहीं हो। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स और आपके टीचर्स भी उतने ही हिस्सेदार है इस जर्नी में जितने कि आप हो। तो बेझिझक आप उनको अप्रोच कीजिए फीडबैक लेने के लिए। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स दे सकते हैं आपके इंप्रूवमेंट के लिए। सो चलो इस वीडियो को समराइज करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमने देखा कि कैसे अच्छे से एक स्टडी रूटीन सेट कर सकते हैं। फिर हमने कुछ स्टडी टूल्स स्टडी किए, जैसे कि एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटिशन। और फिर हमने देखा कि कैसे कॉन्स्टेंटली खुद को रिव्यू करना और खुद का प्रोग्रेस ट्रैक करते रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से ही आप इन स्ट्रॉन्ग हैबिट्स को बिल्ड करना चालू कीजिए। एक अच्छा सा कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन फॉलो कीजिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ टारगेट पब्लिकेशंस के 2 बुक्स। फर्स्ट है ये बोर्ड क्वेश्चंस, जो कि 1996 से लेके 2024 तक
इसमें सारे बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस है जो आपके प्रैक्टिस के लिए काफी काम आएंगे. They come with the solutions as well. And the second book over here is 25 question papers again with solutions. तो इसका फायदा ये है कि आप जब क्वेश्चन पेपर्स लिख रहे हो तो उसके साथ साथ आप कंपेयर करके आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So students, I hope you have liked this video and I hope you have found this useful. I hope the very best for your HSC board biology paper. Thanks a lot for watching this video and all the best.